हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। हम यहाँ पर ये जो घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज पढ़ रहे थे, उसमें आज का हमारा जो चैप्टर है वहाँ हम उसमें शुरू करेंगे साइमन कमीशन 1927 से। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है और आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। चलिए हम शुरू करेंगे साइमन कमीशन 1927। हम इसमें देखेंगे साइमन कमीशन जो है 1927 में आखिर इसको मतलब साइमन कमीशन को गठित करने की क्या ज़रूरत पड़ी थी। और जैसे ही मतलब ये साइमन कमीशन गठित हुआ और गठित होके ये भारत आया 3 फरवरी 1928 को। ये 1927 में इसको जो है गठित किया जाता है और 1928 में 3 फरवरी को जैसे ही ये भारत में बम्बई में पहुंचता है तो वहाँ जो है मतलब साइमन गो बैक या साइमन वापस जाओ के नारे आखिर क्यों लगाए गए और इसका विरोध मतलब क्यों किया गया भारत में। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर वर्ष 1919 के। ये वर्ष 1919 का था माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड। 1919 के माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में 10 वर्ष पर इनकी जो है समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। मतलब कि ये जो 1919 का माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड एक्ट था तो 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा होगी। तो ये इसके लिए एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था और आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम व्यवहार में जो है कहाँ तक सफल रहा है और ये उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने में स्थित मतलब करने की स्थिति में है, ये देखना था आयोग को। मतलब ये देखना था जो ये इसको कि ये कहाँ तक जो है मतलब अपने यह अधिनियम जो है तो कहाँ तक अपने व्यवहार में सफल हो पा रहा है और कहाँ तक ये मतलब उत्तरदायी शासन की दिशा में प्रगति करने की स्थिति में है, कहाँ तक ये प्रगति कर रहा है। तो ये नवंबर 1927 में साइमन कमीशन अथवा ये भारतीय संवैधानिक आयोग की नियुक्ति जो है ये तत्कालीन कंजर्वेटिव प्रधानमंत्री थे। ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, कंजर्वेटिव ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे कौन, स्टैनली बाल्डविन के द्वारा ये की गई थी। और इसमें जॉन साइमन की अध्यक्षता में इसको गठित किया गया। इसमें इस आयोग में जो थे तो कुल 7 सदस्य थे। जॉन साइमन जो थे वो इसके अध्यक्ष थे और इसमें कुल 7 सदस्य थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह थी कि इसमें कोई भी सदस्य जो था भारतीय नहीं था। सभी जो है मतलब सातों के सातों सदस्य थे तो वो अंग्रेज ही थे। इसीलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कह करके बुलाया था। भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहा और इस कहकर के इसका जो है बहिष्कार एवं विरोध किया भारतीयों ने। साइमन कमीशन ये 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा। तो वहाँ पर साइमन कमीशन इसके जो ये साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन, ये उदारवादी दल के सदस्य थे। जबकि भारत की स्वतंत्रता ये 1947 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे ये क्लीमेंट इटली इस कमीशन में श्रमिक दल के सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1927 में मद्रास में हुए अपने अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय लिया और ये फिर 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। तो उस दिन जो है देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया, मतलब देशव्यापी हड़ताल कर दी गई। कमीशन जहां गया उस वहां पर पूर्ण हड़ताल रखी गई और ये साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ जुलूस भी निकाले गए। लाहौर में साइमन कमीशन के ये विरोधी जुलूस का नेतृत्व करने के समय ही जब ये लाहौर में मतलब साइमन कमीशन पहुंचा तो उस समय वहाँ पर ये विरोधी इसका विरोध किया गया और जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे कौन, लाला लाजपत राय। उनको जो है पुलिस ने मतलब लाठीचार्ज करके और जो है उनको गंभीर रूप से घायल कर दिया। लाला लाजपत राय को पुलिस द्वारा की गई जो बर्बरतापूर्व पिटाई के कारण ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। और लाला लाजपत राय तो ये 1865 से लेकर के 1928 के पंजाब के ये प्रमुख राजनीतिक नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। उन्हें पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। लाला लाजपत राय जो थे इनको पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। साइमन कमीशन 1927 की ये प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट 1928 तैयार की गई। जब ये साइमन कमीशन 1927 में गठित किया गया तो उसके एक प्रत्युत्तर में ये नेहरू रिपोर्ट 1928 तैयार की गई जिसमें भारत के डोमिनियन संविधान का खाका था। और इसे तैयार करने वाली सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष जो थे वो मोतीलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे और 2 मुस्लिम मतलब सहित लोग जो मतलब 2 मुस्लिम थे, इसमें 2 मुस्लिम सहित कुछ कुल जो कितने 9 लोग इस समिति में थे। 9 लोग इस समिति के सदस्य थे
और नेहरू रिपोर्ट ये 1928 में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर जो है तो ये डोमिनियन स्टेट्स मतलब ये अधिराज्य का दर्जा की बात कही गई इसमें। नेहरू रिपोर्ट ये मैचिंग में बहुत पूछी जाती है। नेहरू रिपोर्ट तो ये कब आई थी? 1928 में, याद रखिए। इसमें क्या हुआ था, इसमें सांप्रदायिक आधार पर ये पृथक निर्वाचक मंडलों के स्थान पर जो है अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्ताव था। और साथ ही इसके तहत ये प्रस्तावित संविधान में भारतीयों के लिए भाषण देने, समाचार पत्र निकालने, सभाएं करने, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता के अधिकार सहित जो है इसमें ये मौलिक अधिकारों का भी प्रावधान किया गया था नेहरू रिपोर्ट में। वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया। और इस लीग का जो उद्देश्य था तो ये डोमिनियन स्टेट से आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मुखर करना था। 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किया गया, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर के किया था। अब हम देखेंगे क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो ये आया था 1928 में। 1928 में आया था। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। वर्ष 1919 की मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। और आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम व्यवहार में कहाँ तक सफल रहा है तथा उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति में है, क्योंकि ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार ने इसकी अध्यक्षता हेतु वर्ष पूर्व ही क्या किया, नवंबर 1927 में ये साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी और जॉन साइमन की अध्यक्षता में इसको गठित किया गया। इसमें कुल 7 सदस्य थे, लेकिन इसमें जो है सबसे बड़ी आश्चर्य की बात ये थी कि इसी कारण इसका विरोध किया गया कि इसमें कोई भी भारतीय जो है शामिल नहीं था। इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर के पुकारा और इसका बहिष्कार और विरोध किया। और ये साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को जो है ये बम्बई में पहुंचा था। गठन किया गया था 1927 में और ये बम्बई पहुंचता है 3 फरवरी 1928 को। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था? क्योंकि वही है कि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, सभी जो है सातों के सातों सदस्य जो है अंग्रेज थे। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन नियुक्त किया गया था। ये 1927 में नियुक्त किया गया था और 1928 में भारत पहुंचा था, मुंबई पहुंचा था। नेक्स्ट है, 1928 में साइमन कमीशन भारत किस उद्देश्य से आया था? तो ये भारत आया था प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। बात तो यहाँ भारत में प्रशासनिक सुधार के लिए की गई थी, लेकिन इस कमीशन में सबसे बड़ी असुविधा की बात ये थी लोगों के लिए, भारतीय लोगों के लिए कोई भी सदस्य जो है इस कमीशन में भारतीय नहीं था जो वो उनके हित की बात करता। इसीलिए जो है भारतीयों ने इसका विरोध किया था। नेक्स्ट, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि कोई भी सदस्य जो है इसमें भारतीय नहीं था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल का नेता था? वो थे सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन जो थे तो ये लिबरल पार्टी के सदस्य थे। और जबकि भारत की स्वतंत्रता कब 1947 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली इस कमीशन में ये लेबर पार्टी के सदस्य के रूप में सम्मिलित हुए थे। नेक्स्ट है, किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो यहाँ पर ये किसके सुझावों से? तो ये लॉर्ड इरविन के सुझावों पर जो है इसमें किसी भी जो साइमन कमीशन गठित किया गया था इसमें किसी भी भारतीय को सदस्य नहीं बनाया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ये कुछ वेबसाइटों और कुछ पुस्तकों के अनुसार जो है ये है कि लॉर्ड इरविन के सुझावों पर जो है भारतीयों को इस साइमन कमीशन से जो है बाहर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कथन ए है कांग्रेस ने साइमन कमीशन आयोग का जो है बहिष्कार किया था। कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है कारण है साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। यहाँ पर कथन और कारण दोनों से ही इसकी सही एक्सप्लेन भी करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों में से कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है? यहाँ पर बताना है, 4 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है, उसकी नियुक्ति 1919 एक्ट जो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट था इसके क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए किया गया था, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है, उसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। तीसरा स्टेटमेंट है, उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी, भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था। चारों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है।
देखते हैं इसके एक्सप्लेन। भारत सरकार अधिनियम 1919 के एक प्रावधान के अनुसार अधिनियम के पारित होने के 10 वर्ष पर एक वैधानिक कमीशन की नियुक्ति की मतलब जानी थी, जिसे वर्ष 1919 के अधिनियम के कार्य संचालन की जांच पड़ताल करनी थी और आवश्यक होने पर भावी सुधारों को प्रस्तावित करना था। इसी उद्देश्य से जो है इसको 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये साइमन कमीशन में ब्रिटिश संसद के ये 7 सदस्य थे। जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे और इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। फलस्वरूप क्या होता है, भारतीय नेताओं द्वारा इसका विरोध करने का निर्णय लिया जाता है और साइमन आयोग का प्रस्ताव था कि केंद्रीय विधानमंडल को पुनर्गठित किया जाए, जिसमें एक इकाई की भावना को छोड़कर संघीय भावना हो और इसके सदस्य जो है ये परोक्ष पद्धति से प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा चुने जाएं। और 3 फरवरी 1928 को जिस दिन साइमन कमीशन बम्बई पहुंचता है, उस दिन देशव्यापी हड़ताल आयोजित की जाती है। कमीशन जहां कहीं भी गया वहां पूर्ण हड़ताल रखी गई और साइमन वापस जाओ के नारे के साथ जो है जुलूस निकाले गए। नेक्स्ट है यहाँ पर, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की थी। इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की थी। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय घायल हुए थे। तो ये साइमन कमीशन के विरोध कर रहे थे, उसमें पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज किया, उसी में ये गंभीर रूप से जो है घायल हो गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है दिसंबर 1927 में मद्रास में हुए अपने अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय लिया और ये 3 फरवरी 1928 को कमीशन जब बम्बई पहुंचता है तो उस दिन देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया। कमीशन जहां गया वहां पूर्ण हड़ताल रखी गई और साइमन वापस जाओ के ये नारे लगाए गए और लाहौर में ये साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते समय पुलिस की लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस की की गई इस बर्बरतापूर्वक जो पिटाई के कारण ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी और मरने से पूर्व उन्होंने कहा था, मेरे ऊपर किए गए लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। ये स्टेटमेंट दिया था लाला लाजपत राय ने मरने से पहले। नेक्स्ट है, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? ये उपाधि दी गई थी किसको? लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय जो कि 1865 से लेकर 1928 तक ये पंजाब के प्रमुख राजनीतिक नेता थे। इन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था और इन्हें पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी। नेक्स्ट है, अभिकथन है यहाँ पर, 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। कारण है, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। दोनों कथन और कारण दोनों सही है। सही इसकी एक्सप्लेन करता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को जब इंग्लैंड से बम्बई पहुंचता है तो इसमें मतलब कोई भी भारतीय, जब देखते हैं कि कोई भी सदस्य इसमें भारतीय नहीं है, सभी अंग्रेज हैं, तो मतलब देशव्यापी इसका विरोध किया जाता है और जहाँ जहाँ कहीं भी ये पहुंचता है वहाँ नारे लगाए जाते हैं, साइमन वापस जाओ। नेक्स्ट है, नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी। तो ये नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी, एमएल नेहरू ने तैयार की थी इसको। कब? 1928 में। ये जो साइमन कमीशन 1927 में गठित हुआ था, इसके प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट 1928 तैयार की गई थी, जिसमें भारत के लिए एक डोमेनियन संविधान का खाका था। इसमें तैयार करने वाली जो है ये सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। 2 मुस्लिम सहित कुल इसमें जो है 9 लोग इस समिति के सदस्य थे। नेहरू रिपोर्ट जो तैयार की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी? भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी किसने? सर तेज बहादुर सप्रू और ये जयकर ने। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन। ये पंडित मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1926 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य या डोमेनियन स्टेट हेतु जो ये संविधान निर्माण के लिए एक प्रतिनिधि कॉन्फ्रेंस बुलाने की मांग की थी। और यहाँ पर ये जो गोविंद बल्लभ पंत थे जो वो इससे संबंधित नहीं थे। और तेज बहादुर सप्रू और जयशंकर, ये जो सप्रू और जयकर जो थे, तो ये नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली समिति में जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे शामिल थे, जिसमें भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की गई थी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारतीय
स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस किस की अनुशंसा की गई थी? तो नेहरू रिपोर्ट में अनुशंसा की गई थी, देखती हैं 3 स्टेटमेंट है। पहला है भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की, तो यहाँ पर भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की बात इसमें नहीं की गई थी। दूसरा, अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की बात की गई थी। संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों के प्रावधान की बात की गई थी नेहरू रिपोर्ट में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर इसने ये डोमेनियन स्टेट्स की बात की थी, और इसमें सांप्रदायिक आधार पर ये पृथक निर्वाचक मंडलों के स्थान पर अल्पसंख्यकों हेतु, ये मतलब के स्थान पर जो है ये अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए ये संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्ताव था। और साथ ही इसके तहत ये प्रस्तावित संविधान में भारतीयों के लिए भाषण देने, समाचार पत्र निकालने, सभाएं करने, संगठन बनाने आदि स्वतंत्रता के अधिकार सहित जो है ये मौलिक अधिकारों का भी प्रावधान इसमें किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित थे? इसके गठन से संबंधित थे कौन? जवाहरलाल नेहरू संबंधित थे, सुभाष चंद्र बोस, इन दोनों लोगों ने मिलकर इसको गठित किया था। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था, और इस लीग का उद्देश्य जो था तो ये डोमेनियन स्टेट से आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मुखर करना था। इंडिपेंडेंस लीग ने ब्रिटिश राज के विरुद्ध ये प्रगतिशील जो व्यक्तियों को मतलब संगठित करने में महत्वपूर्ण कार्य किए थे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट देश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था, इसका विषय था। इसका विषय यहाँ पर पूछ रहा है कि इसका विषय था ये मोतीलाल नेहरू, मतलब ये भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। मतलब नेहरू रिपोर्ट ये मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार की गई थी, और इसका विषय था कि ये भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये बात की गई थी कि ये मतलब जैसे सभी वयस्कों के लिए मताधिकार हो, महिलाओं के लिए समान अधिकार हो, यूनियन संगठन बनाने की स्वतंत्रता, और धर्म का हर प्रकार से राज्य का पृथक्करण हो। इसमें जो है पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ना करके डोमेनियन स्टेट्स की मांग की गई थी। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम ए जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? तो ये रखा था कब? 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। 28 मार्च 1929 को दिल्ली में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ, जिसमें जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट 1928 के विरोध स्वरूप ये 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था, और नेहरू रिपोर्ट में संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने की बात की गई थी, जबकि इसमें चुनाव क्षेत्र की मांग की गई थी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता थे जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। वह लीग किसके विरोध में स्थापित की गई थी? ये लीग यहाँ पर बताना है किसके विरोध में, तो ये नेहरू रिपोर्ट के विरोध में स्थापित की गई थी। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में युवा और उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने नेहरू रिपोर्ट पर आपत्ति रखी। ये पूर्ण स्वराज को तात्कालिक लक्ष्य के रूप में रखने की मांग कर रहे थे। फलतः जवाहरलाल नेहरू जो थे और ये सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के रूप में कांग्रेस के भीतर एक दबाव समूह का निर्माण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, फरवरी 1928 में आयोजित ये सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर एम ए अंसारी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। ये तत्कालीन भारत सचिव थे उस समय। लॉर्ड बर्केन हेड द्वारा भारतीयों को दी गई चुनौती के प्रत्युत्तर में कांग्रेस द्वारा ये डॉक्टर एम ए अंसारी की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया गया। उसका उद्देश्य था एक आम सहमति वाले संविधान का मसौदा तैयार करना, और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की गई, जिसके द्वारा अगस्त 1928 में ये प्रस्तुत रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट कहा गया। 1928 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, उसी को ये नेहरू रिपोर्ट कहा गया था। अब हम बात करेंगे यहाँ पर ये कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज्य 1929 की। कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था और पूर्ण स्वराज्य
ये मतलब प्रस्ताव 1929 की। यहाँ पर इसमें वर्ष 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में, वर्ष 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन हुआ था। इसमें मौलाना हसरत मोहानी जो थे, इन्होंने ही इसको प्रस्तावित किया था। और स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी निमंत्रण से मुक्त संपूर्ण ये स्वतंत्रता या संपूर्ण स्वराज के रूप में परिभाषित किया गया था। और इस मतलब इसे कांग्रेस का, और यह भी किया गया कि इसे कांग्रेस का लक्ष्य माना जाए। मतलब यहाँ पर ये संपूर्ण स्वराज के रूप में इसको परिभाषित किया जाए और इसे कांग्रेस का लक्ष्य माना जाए। वर्ष 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष थे CR दास को चुना गया, किंतु उनके जेल में होने के कारण जो है ये हकीम अजमल खां ने इसकी अध्यक्षता की थी। अध्यक्ष चुना गया था CR दास को, किंतु वो उस समय जेल में थे, तो हकीम अजमल खां ने इसकी अध्यक्षता की थी। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1928 में। ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेटम इसमें दिया गया था कि 1 वर्ष में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर लें या कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करें। आगे बात करेंगे, यहाँ निर्धारित समय सीमा में सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर न मिलने की स्थिति में यहाँ पर 1929 में ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का एक ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें ये संबंधित प्रस्ताव पारित होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। और जैसे ही ये 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि का घंटा बजा, तो कांग्रेस अध्यक्ष थे उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मतलब लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया। और ये कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 की अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि 26 जनवरी 1930 का दिन जो है ये पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ये निर्णय लिया गया यहाँ पर। और उसके बाद ये 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में इस अधिवेशन में अपने ये जनवरी को मतलब ये पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इस अधिवेशन में अपने ये अध्यक्षीय भाषण में बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य, और हमारे लिए स्वाधीनता ही जो है ये पूर्ण स्वतंत्रता है। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को घोषित संकल्प में स्पष्ट किया गया कि गोलमेज सम्मेलन से कोई लाभ नहीं है। और नेहरू कमेटी की जो ये डोमेनियन राज्य की दर्जे की योजना है, इसको ये मतलब समाप्त की जाती है। और शब्द स्वराज का अर्थ जो है मतलब ये जो शब्द स्वराज का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता। और ये अखिल भारतीय कांग्रेस जब उचित समझेगी नागरिक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेगी, उसमें ये संकल्प घोषित किए गए। आगे यहाँ पर अब हम देखेंगे क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को जो है सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? ये किया था किसने? मौलाना हजरत मोहानी ने। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। वर्ष 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हजरत मोहानी ने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता या संपूर्ण स्वराज के रूप में परिभाषित किया जाए और कांग्रेस का लक्ष्य माना जाए इसी को। वर्ष 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष थे CR दास को चुना गया, किंतु वे जेल में थे तो इसी कारण वो अध्यक्षता नहीं कर सके, तो हकीम अजमल खां ने अध्यक्षता की थी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से जो है किसने स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था? ये रखा था किसने? हजरत मोहानी ने। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने कब पहली बार ये भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? कांग्रेस ने पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था कब? 1929 में। 1929 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन ये जो हुआ था 1928 में, ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया था इसमें कि 1 वर्ष में या तो नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर ले या मतलब कांग्रेस द्वारा जो भी जन आंदोलन किया जाए उसका सामना करने के लिए जो है तैयार रहें। उसके बाद ये 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें संबंधित ये प्रस्ताव पारित होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। और जैसे ही 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि का घंटा बजा, ये कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा तिरंगा फहराया। और ये कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 की अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा तथा 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष जो है ये पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? ये पारित किया था कब? 1929 में लाहौर में। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? ये की गई थी लाहौर अधिवेशन 1929 में। नेक्स्ट है, 1947 से पहले जो है 26 जनवरी को कहा जाता था, तो ये 1947 से पहले 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता था। नेक्स्ट है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था वर्ष 1929 में। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो ये 26 जनवरी 1930 को। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस मतलब अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? ये अध्यक्षता की थी इसमें किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, कांग्रेस के 1929 का ये लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया था? इसको घोषित किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट है, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? फहराया था किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता का नवगृहित तिरंगा पहली बार कब फहराया गया? इसको फहराया गया था पहली बार कब? 31 दिसंबर 1929 को। नेक्स्ट है, 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? ये किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? ये की थी लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, इसकी अध्यक्षता। यहीं पर ये 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय लिया गया था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो कि कब हुआ था? 1929 इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि 3 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग का एक संकल्प पारित किया था, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है, इस अधिवेशन में उग्रवादियों और उदारवादियों, यहाँ इसमें उग्रवादियों उदारवादियों के बीच कोई झगड़े नहीं हुए थे और ना ही उनको सुलझाया गया था। दूसरा है, इस अधिवेशन में 2 राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया था। यहाँ पर केवल पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में वर्ष 1929 में लाहौर के रावी नदी के तट पर कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज की मांग का जो है ये संकल्प पारित किया गया और वर्ष 1930 को जो है ये 26 जनवरी को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया तथा उस वर्ष जो है मतलब प्रतिवर्ष उस तब से 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था। नेक्स्ट है, 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की जो है अध्यक्षता कौन की मतलब किसने की थी? ये की थी किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में जो है ये कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया था। इसमें देखते हैं नेक्स्ट निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य घोषित किया गया? ये किया गया था लाहौर अधिवेशन हुआ था इसमें। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की थी? ये की थी कहाँ पर? लाहौर अधिवेशन में। तो मतलब ये क्वेश्चन जो है किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? यहाँ पर वह पारित संकल्प में शामिल नहीं था,
तो यहाँ पर ये अस्पृश्यता का जो उन्मूलन है यही शामिल नहीं था। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को घोषित संकल्प में जो मतलब वो स्पष्ट किया गया था कि गोलमेज सम्मेलन से कोई लाभ नहीं है। नेहरू कमेटी की डोमिनियन राज्य के दर्जे की योजना समाप्त की जाती है और स्वराज शब्द का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता। अखिल भारतीय कांग्रेस जब उचित समझेगी नागरिक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेगी। इस संकल्प में अस्पृश्यता उन्मूलन की कोई बात नहीं की गई थी और ये गोलमेज सम्मेलन से संबंधित नीति को ही जो है ये भारतीय विदेश नीति के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि ब्रिटिश शासन में ये शेष मतलब विश्व शांति से संबंधित जो नीति का निर्धारण किया गया था तो ब्रिटिश सरकार ही करती थी। वैसे जो ये वर्ष 1921 के कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम यह संकल्प व्यक्त किया गया था कि भारत की एक विदेश नीति होनी चाहिए। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? ये किया था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। देखेंगे नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखते हैं यहाँ पर वर्ष 1929 में ये लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में जो हुआ था लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के अधिकार दिए गए। फिर ये फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी जी को इस आंदोलन का ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया। महात्मा गांधी ने ये मतलब एकदम एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखिए, बहुत पूछा जाता है। ये 12 मार्च 1930 को अपनी ये प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू की महात्मा गांधी ने और उन्होंने साबरमती आश्रम अहमदाबाद से चुने हुए साथियों के साथ ये सत्याग्रह के लिए कूच किया और फिर ये इसके बाद 24 दिन की लंबी यात्रा की और यात्रा के 24 दिन की यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार जो है यहाँ पर ये नमक कानून तोड़ करके उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ कर दिया। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के इस मतलब अभियान की तुलना जो है ये नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर जो है जाने के लिए किए जाने वाले एक ये नेपोलियन का अभियान था। एल्बा से पेरिस की ओर जाने वाले अभियान से की किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। एक अंग्रेजी समाचार पत्र संवाददाता थे वेल्स फोर्ड जो थे, उन्होंने खिल्ली मतलब उड़ाकर ये कहा कि क्या एक सम्राट को एक केतली में पानी उबालने से हराया जा सकता है? और इसके उत्तर में स्टेट्समैन समाचार पत्र ने कहा कि गांधी जी महोदय समुद्र के तल को तब तक उबाल सकते हैं जब तक कि वे डोमिनियन स्टेट्स नहीं मिल जाता उन्हें। ये स्टेटमेंट दिए गए जब ये मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। आगे बात करेंगे यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया और तमिलनाडु में तंजौर तट पर गांधीवादी नेता थे सी राजगोपालाचारी ने ये तिरुचेनगुड आश्रम से त्रिचिरापल्ली के वेदारण्यम तक यात्रा की और ये 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी अपने नमक सत्याग्रह के तहत जो है दांडी ग्राम पहुँचे। दांडी ग्राम कब पहुँचे थे? तो ये 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी अपने ये नमक सत्याग्रह के साथ दांडी ग्राम पहुँचे। उन्होंने दांडी आए सभी देशवासी और जो भी मतलब विदेशी पत्रकार थे उनको संबोधित करते हुए कहा कि सत्य के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। ये बात कही गांधी जी ने वहाँ पर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे से पूर्व महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को इनको गिरफ्तार करके यरवदा जेल भेज दिया गया था और उनके स्थान पर ही अब्बास तैयब जी जो थी इस आंदोलन के नेता हुए। उनकी भी गिरफ्तारी के बाद सरोजनी नायडू ने ये 21 मई 1930 को धरसना नमक ये गोदाम पर धावे का नेतृत्व किया और मतलब ये लोमहर्षक घटना का विवरण अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने प्रस्तुत किया। ये बहुत मतलब पूछा जाता है कि इसने मतलब इस घटना का ये विवरण किसने प्रस्तुत किया था? तो ये अमेरिकी पत्रकार थे वेब मिलर, इन्होंने प्रस्तुत किया था। ये उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में ये खुदाई खिदमतगार नामक एक स्वयंसेवक संगठन का मतलब ये संगठन इसको स्थापित किया गया। इन्हें जो है लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता था और लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा ये बुलंद किया
और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेश के विरुद्ध ही आंदोलन संगठित किया और ये श्रमजीवियों की हालात में मतलब सुधार की मांग की। और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो पेशेवर गढ़वाल में रेजिमेंट के सिपाहियों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर की जनजातियों ने भी इसमें ये सक्रिय भागीदारी निभाई। मतलब मणिपुर की जो भी जनजातियां थी उन्होंने भी इसमें मतलब अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। और यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व जो किया तो नगा जनजाति की एक महिला थी गौडिन्यू महिला थी, एक नगा जनजाति की थी, उन्होंने किया। इसे जिया तरंग आंदोलन भी कहा जाता है। ये जो है था आंदोलन तो इसे जिया तरंग आंदोलन कहा जाता है। और दिसंबर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार के सारण जिले में चौकीदारी टैक्स के विरोध में प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शनकारियों ने ये दमन चक्र की परवाह नहीं की। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम को जो है महत्व दिया। और फिर ये अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा ये जो हरिजनोत्थान में लगाने के लिए क्या किया, सक्रिय राजनीति स्वयं को हटाने का निश्चय कर लिया गांधी जी ने। उसके बाद ये सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु ये अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की थी तथा हरिजन नामक के साप्ताहिक पत्र भी निकाला था गांधी जी ने। आगे यहाँ पर बात करेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किस कांग्रेस क्षेत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो ये अधिकार दिया गया था कब? लाहौर सत्र में। कहाँ पर? लाहौर सत्र में। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। वर्ष 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के अधिकार दिया गया था। और फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की ये दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को इस आंदोलन का जो है नेतृत्व सौंपा गया। नेक्स्ट है, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? तो ये दांडी यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया और साबरमती आश्रम से कुछ चुने हुए साथियों के साथ उन्होंने सत्याग्रह के लिए कूच किया और ये 24 दिन की लंबी यात्रा की। उसके बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। और सविनय अवज्ञा आंदोलन ये गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। तमिलनाडु में जो आंदोलन फैला उसके नेता थे सी राजगोपालाचारी और तिरुचेनगोड आश्रम से जो त्रिचुरापल्ली के लिए वेदारण्य में तक इन्होंने जो है मतलब ये नमक यात्रा की थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, दांडी यात्रा की गई थी, ये की गई थी कब? 1930 को। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा के रूप में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। दांडी मार्च प्रारंभ किया था 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। दांडी यात्रा प्रारंभ की थी कहाँ से? साबरमती से। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? तो ये प्रारंभ की थी कहाँ से? साबरमती आश्रम से। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? ये किया था कहाँ से? दांडी से। यहाँ पर लेकिन बीपीएससी ने जो इसको है क्या, ये साबरमती आश्रम माना है, लेकिन प्रारंभ किया था कहाँ से? दांडी से। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? तो ये जो गुजरात के सत्याग्रही थी इनकी संख्या सर्वाधिक थी। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी गांव गुजरात में समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपनी साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया था। और भारत सरकार की संस्कृत मंत्रालय की जो वेबसाइट है इस पर महात्मा गांधी को समर्पित गांधी हेरिटेज पोर्टल पर सभी ये सत्याग्रहियों की सूची जो है इसमें उपलब्ध है। इस सूची के अनुसार जो है तो यहाँ पर ये क्या है,
यहाँ पर राज्य एवं सत्याग्रहियों की संख्या है तो उसने उनके नाम भी वहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन जो है वेबसाइट पर जाके क्या है, अगर किसी को पूरे नाम देखना है तो सर्वाधिक संख्या जो है कहाँ की थी, गुजरात के सत्याग्रहियों की थी। लेकिन क्या है, अगर किसी को मतलब पूरे नाम देखना है तो ये उसकी वेबसाइट, वहाँ पर वेबसाइट पर जाके देख सकता है। यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ कहाँ से कितने थे। गुजरात से जो थे 32 थे, महाराष्ट्र थे 13 थे, उत्तर प्रदेश से 8 थे, कच्छ से कितने 6 मतलब सत्याग्रही थी, केरल से 4 थे, पंजाब से 3 थे, राजपूताना से 3 थे, बॉम्बे से 2 थे जो कि दाऊद भाई, हीरा लाल, ये महिमतुरा थे, सिंध से 1 थी, नेपाल से 2 थे, तमिलनाडु से 1 थी, आंध्र प्रदेश से 1 थी, उत्कल से 1 थे, कर्नाटक से 1, बिहार से 1 और ये बंगाल से भी एक मतलब सत्याग्रही थे। देखेंगे नेक्स्ट है गांधी जी की नमक सत्याग्रह का उद्देश्य था। तो यहाँ पर गांधी जी के नमक सत्याग्रह के उद्देश्य थे, देखते हैं इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। गांधी जी द्वारा ये प्रारंभ नमक सत्याग्रह का उद्देश्य नमक कानून तोड़कर सरकारी एकाधिकार वाले कानून को निरस्त करना था, पूर्ण स्वराज्य के लिए सभी ने अवज्ञा आंदोलन चलाना था, आम लोगों के लिए जो है मतलब आम लोगों को आर्थिक राहत आदि लाना था इसमें। तो यहाँ पर ये कई मतलब एक से अधिक जो है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था। तो ये सबने भाग लिया था, सरोजिनी नायडू ने, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने, राजकुमारी अमृत कौर ने। ये जो मतलब 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने सभी ने अवज्ञा आंदोलन मतलब सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग करके सभी ने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। तो इसमें महिलाओं की जो है व्यापक भागीदारी देखने को मिली। इसमें ये सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये सभी ने इस आंदोलन में भाग लिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है। तो ये नमक सत्याग्रह में ही सर्वाधिक मानी जाती है महिलाओं की भागीदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। ये आरंभ किया था कहाँ से, दांडी से। कहाँ से, दांडी से। और ये दांडी से 24 दिनों में लगभग कितने मतलब 80 अपने सहयोगियों के साथ प्रारंभ किया था। 80 सहयोगियों के साथ ये पैदल चलकर 24 दिनों में लगभग कितने 390 किलोमीटर मतलब कि 241 मील की यात्रा तय करी थी। गुजरात के नौसारी जिले में स्थित वो पहुंचे और वहां 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून भंग करके सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। ये दांडी मार्च के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, दांडी मार्च शुरू किया गया था। ये नमक कानून तोड़ने हेतु शुरू किया गया था दांडी मार्च। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध था। ऐतिहासिक जो ये दांडी मार्च था इसका संबंध था नमक कानून को तोड़ने से। नेक्स्ट है, दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी। ये 24 दिनों तक चली थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहली कौन सी घटना थी। तो सबसे पहली घटना यहाँ पर होती है साइमन कमीशन का आगमन। सबकी डेट यहाँ पर देख लेते हैं। ये दांडी मार्च हुआ, दांडी मार्च प्रारंभ होता है 12 मार्च 1930 को। भारत छोड़ो का आंदोलन होता है अगस्त 1942 को। साइमन कमीशन का आगमन होता है 3 फरवरी 1928 को। और गांधी इरविन समझौता ये 5 मार्च 1931 को होता है। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की ये तिथि जानी जाती है। तो ये महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु जानी जाती है। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी में मुट्ठी में मतलब एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर ये सिविल नाफरमानी आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश किया। और ये सुभाष चंद्र बोस ने इसी अभियान की तुलना की थी किसकी, ये नेपोलियन का एक अभियान था एल्बा से पेरिस की ओर। एल्बा से पेरिस की ओर अभियान था एक, ये इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने इससे गांधी जी की तुलना की। एक अंग्रेजी समाचार पत्र संवाददाता थे, कौन, ब्रेल्सफोर्ड। इन्होंने खिल्ली उड़ाई और कहा कि क्या सम्राट को एक केतली में पानी उबालने से हराया जा सकता है। और इसके उत्तर में ये स्टेट्समैन समाचार पत्र था, इसने कहा कि गांधी जी महोदय,
गांधी महोदय समुद्र के तल को तब तक उबाल सकती हैं जब तक कि वे डोमिनियन स्टेट्स नहीं मिल जाता, जब तक कि डोमिनियन स्टेट्स नहीं मिल जाता। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन 1930 में चलाया गया था। बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर कथन। कारण कह रहा है महात्मा गांधी का उद्देश्य था गरीबों को नमक मुफ्त में उपलब्ध हो। मतलब एकदम बेतुका स्टेटमेंट है यहाँ पर, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कथन ए जो है सही है। इसका कारण यहाँ पर मतलब महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त में उपलब्ध हो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गांधी जी द्वारा ये जो प्रारंभ किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन में प्रतीक के रूप में 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़कर ब्रिटिश सरकार के प्रति अवज्ञा अपनाई गई थी। आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने वायसराय इरविन के समक्ष जो 11 मांगे रखी थी या 11 सूत्रीय मांगे, उसमें नमक कर एवं जो है ये नमक पर सरकारी एकाधिकार की समाप्ति की मांग की गई थी, ना कि गरीबों को मुफ्त नमक उपलब्ध कराने की बात इसमें की गई थी। नेक्स्ट है यहाँ पर, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। दो स्टेटमेंट है, देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी। सजा दी गई थी बिल्कुल, उन्हें गिरफ्तार करके जो है यरवदा जेल भेजा गया था। दूसरा है मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के.एम. मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है और पहला है इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि विरोध में सजा नहीं दी गई थी बल्कि जो है गांधी जी को सजा दी गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी, नौसारी जिला गुजरात में एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर नमक कानून का उल्लंघन किया था और महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में ब्रिटिश द्वारा गिरफ्तार करके उन्हें यरवदा जेल भेज दिया गया था। और जबकि नमक कानून तोड़ने पर ब्रिटिश सरकार द्वारा मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी तथा के.एम. मुंशी को भी सजा दी गई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। ये स्टेटमेंट दिया था किसने? गांधी की दांडी यात्रा से संबंधित है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पूछा है कौन सा कथन जो है गलत है। पहला है यह साबरमती आश्रम से दांडी मार्च तक का मार्च था। साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक का मार्च था, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन था। थर्ड स्टेटमेंट है समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया था। यही स्टेटमेंट यहाँ पर सी स्टेटमेंट है, जो यही इनकरेक्ट है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर यही पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है। समुद्र के किनारे गांधी जी ने पहुंच जो है नमक नहीं बनाया था। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन। गांधी जी ने दांडी में समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ करने का निश्चय किया था और नमक को इस आंदोलन का एक प्रमुख मुद्दा बनाया था, क्योंकि सरकार ने इस अत्यधिक जो है ये आवश्यक वस्तु की बिक्री को नियंत्रित कर रखा था। नमक तो बहुत आवश्यक वस्तु है और गवर्नमेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने इसकी बिक्री को नियंत्रित कर रखा था और उस पर करारोपण किया था, जिसका गरीबों पर अत्यधिक जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। ये 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने अपने साबरमती आश्रम अहमदाबाद से राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने दांडी मार्च में ये गांधी जी की जो 80 सहयोगियों और गांधी सहित कुल कितने 81 सहयोगियों का वहाँ पर डाटा दिया गया है। यहाँ पर ये सत्याग्रह के लिए चले थे अपने 80 या 81, जो भी ऑप्शन पर डिपेंड करेगा क्या दिया है सत्याग्रह, ये साथियों के साथ। और 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 5 अप्रैल 1930 को वो दांडी पहुंचे थे और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी मार्च के विषय में असत्य है। पूछ रहा है कौन सा असत्य है। तो पहला है यह पूर्णतया एक पैदल यात्रा थी, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ था। साबरमती से शुरू हुआ था और दांडी में इसको समाप्त किया गया था। थर्ड स्टेटमेंट है साबरमती आश्रम से शुरू समूची यात्रा 24 दिनों में पूरी की गई थी,
जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ये 15 मार्च को नहीं शुरू की गई थी। 1930 तो करेक्ट है, लेकिन ये 15 मार्च को नहीं इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह के समय जो गांधी जी को गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तो आंदोलन का नेतृत्व जो है करने लगे थे अब्बास तैयब जी। इसका जो है नेतृत्व करने इस सत्याग्रह में गांधी जी की गिरफ्तारी शोलापुर में हुई थी और तत्पश्चात उसका आंदोलन का नेतृत्व जो है थी अब्बास तैयब जी के हाथों में आ गया था और उसके बाद इस आंदोलन में स्त्रियों ने भी अपनी भागीदारी निभाई। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? तो वो समय जो है गांधी जी कहाँ पर, यरवदा जेल में थे। देखते हैं नेक्स्ट, इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे से पूर्व महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर यरवदा जेल भेज दिया गया था और उनके स्थान पर अब्बास तैयब जी आंदोलन के नेता हुए थे। उनकी भी गिरफ्तारी के बाद श्रीमती सरोजिनी नायडू ने जो है 21 मई 1930 को धरसना नमक गोदाम पर धावे का नेतृत्व किया और इस लोमहर्षक घटना का विवरण जो था तो एक अमेरिकी पत्रकार थे वेब मिलर, इन्होंने प्रस्तुत किया। नेक्स्ट है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो ये गिरफ्तार हुए थे किसमें? सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वो थे वेब मिलर थे। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। वेब मिलर ये अमेरिकी पत्रकार थे। गांधी जी ने दांडी मार्च के समय अपने ये साबरमती आश्रम में इनको ठहराया था और धरसना की जो विभत्स पुलिस ज्यामितियों का उल्लेख करते हुए इसने लिखा था कि संवाददाता के रूप में मैंने पिछले 18 वर्ष में असंख्य नागरिक ये विद्रोह देखे हैं, दंगे, गली कूचों में मारकाट एवं विद्रोह देखे हैं, लेकिन धरसना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। ये लिखा था वेब मिलर, जो कि अमेरिकी पत्रकार थे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना सॉल्ट वर्क्स सत्याग्रह के बारे में लिखा, ये समाचार दिए थे। तो वो थे कौन? वेब मिलर थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ थे कौन? वेब मिलर। नेक्स्ट है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? ये संगठित किया था किसने? सिराज गोपालाचारी ने। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड ये शर्ट्स मतलब बात किसकी हो रही है? लाल कुर्ती खान अब्दुल गफ्फार खां की के नाम से पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया था। यहाँ पर देखती है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। ये पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का एक और मतलब उपनिवेश के विरुद्ध संघर्ष था। ये जो पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का एक और उपनिवेश के विरुद्ध संघर्ष का। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। ये उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयं सेवक संगठन स्थापित किया गया था। इन्हें की ये रेड शर्ट के नाम से जाना जाता था, मतलब लाल कुर्ती। और लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से ये स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया तथा इसमें श्रमजीवियों की हालत में सुधार की मांग की। और जब अन्य प्रांतों में मुसलमान स्वयं को सत्याग्रह आंदोलन से अलग रख रहे थे तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट है, यहाँ पर लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था। ये अंग्रेजों को निकालने के लिए संगठित किया गया था लाल कुर्ती दल। नेक्स्ट है, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे, ये थे कौन? खान अब्दुल गफ्फार खां थे। नेक्स्ट है, 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? ये किया था किसने? अब्दुल गफ्फार खां ने। नेक्स्ट है, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो भी गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिक थे, इन्होंने जो ये प्रदर्शन, इनको आदेश दिया गया कि जो ये प्रदर्शनकारी है इन पर गोली चलाई जाए, लेकिन उन्होंने क्या किया? गोली चलाने से जो है ये इनकार कर दिया था उन्होंने।
देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ये 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था। ये पेशावर कांड जो हुआ था इसके नायक थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था। ये कहाँ पर, मणिपुर में प्रारंभ हुआ था। मणिपुर की जनजातियों के द्वारा, और इसका आंदोलन का नेतृत्व एक नगा जनजाति की महिला थी गौडिन्यू जिनका नाम था। इन्होंने इसका आंदोलन का है मतलब नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है बेगूसराय की चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। ये हिस्सा था किसका, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। दिसंबर 1930 में यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार के सारण जिले में चौकीदारी टैक्स के विरोध में प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शनकारियों ने दमन चक्र की परवाह नहीं की। अगले महीने बेगूसराय में स्वतंत्रता दिवस के लिए एकत्रित भीड़ में भारी संख्या में ग्रामवासी आकर सम्मिलित हुए और उपमंडल अधिकारी को एक गड्ढे में धकेल दिया। गोलीबारी किए जाने के बाद वे वहां से हटे। नेक्स्ट है भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। ये किया था किसने, महादेवलाल सराफ ने। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। ये भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था महादेवलाल सराफ, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये मतलब प्रतिबद्ध सदस्य थे। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था किसको। ये महत्व दिया था किसको, रचनात्मक कार्यक्रम को। किसको, रचनात्मक कार्यक्रम को। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया और अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय जो है ये हरिजनों के उत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटाने का निश्चय लिया। और फिर ये मतलब इसके पहले ये सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण के लिए ये अखिल भारतीय छूत विरोधी लीग की स्थापना की थी तथा हरिजन नामक के साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन भी किया था। तब 1932 में और 1934 में उन्होंने जो है मतलब राजनीति से अपने को हटाने का निर्णय ले लिया था। नेक्स्ट है यहाँ पर द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर राधाबाई को कब गिरफ्तार किया गया था। इनको गिरफ्तार किया गया था कब, 13 जून 1932 को। कब, 13 जून 1932 को। डॉक्टर राधाबाई जो दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए इन्हें 13 जून 1932 को गिरफ्तार किया गया। और महात्मा गांधी के सभी आंदोलनों में राधाबाई जो है ये आगे रही थी। स्वदेशी नारी जागरण, अस्पृश्यता विरोधी, शराबबंदी जैसे आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने। नेक्स्ट है प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। तो ये जो प्रभावती देवी थी तो ये थी कहाँ की, ये थी इस किस क्षेत्र की, ये थी पटना की। प्रभावती देवी जो है तो पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। यहाँ पर जो है मतलब इन महिलाओं में सरला देवी, प्रभावती देवी, राजवंशी देवी, सुनीति देवी तथा राधिका देवी प्रमुख थी। प्रभावती देवी ये पटना की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर गांधी इरविन समझौते टॉपिक की। गांधी इरविन समझौता, ये जब सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तारित होते स्वरूप को देखते हुए ये वायसराय थे इरविन। इन्होंने देश में देखा कि ये सौहार्द का वातावरण उत्पन्न मतलब करने के उद्देश्य से ये 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। और ये तेज बहादुर सप्रू तथा एम.आर. जयकर के प्रयत्नों से गांधी एवं इरविन के मध्य ये कब, फरवरी 1931 में दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई। उसके बाद ये 5 मार्च 1931 को दोनों के मध्य एक समझौता हुआ जो ये गांधी इरविन समझौते के नाम से इसको जाना जाता है। इस समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी थी। एक महात्मा किसको, गांधी जी को, दूसरा इरविन को। ये दो महात्मा की संज्ञा दी थी किसने, सरोजिनी नायडू ने। गांधी इरविन समझौते के अनुसार जो था तो गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस जो है तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई थी और सभी युद्धबंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का कोई आरोप नहीं था को रिहा करने के आदेश दिए गए और विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार हुआ। समुद्रीय तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए जो है नमक बनाने की अनुमति दे दी गई थी और ये फिर कांग्रेस द्वितीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई थी।
परंतु इस समझौते ने जनता को निराश किया, क्योंकि जो भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी न दिए जाने की जनता की मांग थी, उसको इसमें नहीं माना गया। मतलब जनता की मांग इसमें एक ये भी थी कि जो ये स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु हैं, इनको फांसी ना दी जाए, लेकिन इसको यहाँ पर जो है ब्रिटिश के द्वारा नहीं माना गया। इरविन के जीवनीकार एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभों को जो ये मतलब सांत्वना पुरस्कार और इरविन को एकमात्र आत्मसमर्पण के रूप में बातचीत के लिए सहमत होने को कहा था। अब हम देख लेंगे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से था, तो ये गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए हुआ था। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। गांधी जी ने फरवरी 1931 में वायसराय लॉर्ड इरविन से भेंट की और उनकी बातचीत जो है लगभग 15 दिनों मतलब 8 बार वार्ता हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के तहत कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई और जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1931 में। कब 1931 में हुआ था? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था? तो गांधी इरविन समझौता जो इसमें सम्मिलित थे, देखते हैं क्या। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना सम्मिलित था। असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को ये वापस लेना सम्मिलित था। पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति, इसको इसमें नहीं सम्मिलित किया गया था। और केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था, ये सम्मिलित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें देख लेते हैं क्या क्या सम्मिलित किया गया था। यही तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर जो भी मतलब थे, इन्हीं को इसमें सम्मिलित किया गया था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, तो ये हुए थे कब? 1931 में। 5 मार्च 1931 को ये संपन्न हुआ था। और इसके अनुसार जो था, तो ये गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई थी। सभी युद्धबंदियों, उनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था, मतलब जिनके विरुद्ध कोई हिंसा का आरोप नहीं था, सभी को रिहा करने के आदेश हो गए थे। विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरने देने का अधिकार मिल गया था। और ये समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना कर दिए नमक बनाने की अनुमति मिल गई थी। और कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई थी। किंतु एक मांग को यहाँ पर नहीं माना गया था, जो कि भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी न दिए जाने की मांग थी जनता की। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता हुआ था, ये हुआ था 1931 में। नेक्स्ट है, 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन समझौता हुआ था? तो ये हुआ था कौन? इरविन गांधी समझौता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? ये था किसका? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। नेक्स्ट है यहाँ पर, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे कौन? तेज बहादुर सप्रू। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थ की भूमिका अदा की थी? ये अदा की थी तेज बहादुर सप्रू ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? ये कहा था किसने? सरोजनी नायडू ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? ये एलन कैंपबेल जॉनसन ने। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। ये इरविन के जीवनीकार एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते को गांधी के जो लाभों को सांत्वना पुरस्कार कहा और इरविन के एकमात्र आत्मसमर्पण के रूप में बातचीत के लिए सहमत होने को कहा था। देखेंगे अब हम दूसरा एक टॉपिक है छोटा सा, कांग्रेस का कराची अधिवेशन, इसको देख लेते हैं। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। ये जब गांधी इरविन समझौता मतलब दिल्ली समझौते को मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में ये 29 से लेकर के 31 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। और इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और ये राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए थे।
इसी अधिवेशन में कुछ लोगों को विरोध करने पर गांधी जी ने कहा, गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। यह पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज को कांग्रेस के द्वारा परिभाषित किया गया था। और 1931 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित ही मूल अधिकारों तथा ये आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूपित किया था तथा एम.एन. राय ने इसमें सहयोगी की भूमिका निभाई थी। और सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये कराची अधिवेशन, जो कि 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था। अब हम देख लेंगे यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? ये किया था किसने? वल्लभ भाई पटेल ने। किया था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम का संकल्प प्रारूपित किया था? ये प्रारूपित किया था किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। देखेंगे नेक्स्ट, और इसमें मुख्य भूमिका जो है किसने? ये एम.एन. राय ने इसमें सहयोगी की भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था? ये माना था किसने? यशस्वी बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित ये जो घटनाएं हैं इनका सही अरेंजमेंट बताना है। तो सबसे पहले हुआ था, इनका सही अरेंजमेंट बताना है यहाँ पर। सबसे पहले हुआ था क्या? गांधी इरविन समझौता। उसके बाद ये भगत सिंह को फांसी, गांधी इरविन समझौता, फिर भगत सिंह को फांसी, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, फिर ये गोलमेज सम्मेलन हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। गांधी इरविन समझौता ये कांग्रेस के वायसराय के साथ बातचीत के लिए गांधी जी को अधिकृत है और गांधी इरविन के बीच लंबी बातचीत ये कब? 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ था। भगत सिंह को फांसी लाहौर षड्यंत्र कांड में भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी ये कब? 30 मार्च 1931 को की गई थी और ये समझौता कब? 5 मार्च को 1931 को हुआ था। कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो था तो ये 29 से 31 मार्च 1931 तक कराची में हुआ था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था तो इसका दूसरा सत्र कब? ये 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित यहाँ पर जो घटनाएं दी हैं और इनका जो यहाँ पर सही अरेंजमेंट बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हुआ था क्या? सबसे पहले गांधी इरविन समझौता हुआ था, फिर राजगुरु को फांसी दी गई थी और फिर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था। अभी सभी हम सबको देखा हमने, इसलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले हुआ था क्या? गांधी इरविन समझौता हुआ था, उसके बाद भगत सिंह को फांसी दी गई थी, फिर ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था और उसके बाद में हुआ था क्या? पूना समझौता। सबकी डेट देख लेती हैं यहाँ पर। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, भगत सिंह को फांसी ये 23 मार्च 1931 को हुई थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन ये 29 से लेकर 31 मार्च 1931 को हुआ था और पूना समझौता जो ये 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अब हम देखेंगे यहाँ पर ये गोलमेज सम्मेलन टॉपिक को। ये 10 जून तथा ये 24 जून 1930 को ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। तो इसमें ये राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया था और कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे। ब्रिटिश सरकार ने निराशा एवं असंतोष के वातावरण में नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया था और इस सम्मेलन में जो है 89 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, किंतु कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। और इस सम्मेलन में भाग लेने वाले जो प्रमुख नेता थे वो थे तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, महमूद शफी, आगा खां, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, यशआर जयकर, मुंजे थे, भीमराव अंबेडकर थे, सुंदर सिंह मजीठिया थे आदि इसमें ही सभी सम्मिलित थे। और इस सम्मेलन में ईसाइयों का प्रतिनिधित्व ये केटी पाल ने किया था। इस सम्मेलन का उद्घाटन
इस सम्मेलन का उद्घाटन जो था तो ब्रिटिश सम्राट ने किया था और इसकी अध्यक्षता की थी ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थी, इन्होंने की थी। 7 सितंबर 1931 को 31 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक चले ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। इनके अलावा जो है सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया था। एनी बेसेंट ने भी इसमें सम्मेलन में भाग लिया था। और गांधी जी यस राजपुताना नामक जलपोत से लंदन पहुंचे और वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। और ये गतिरोधों के कारण गतिरोधों के कारण जो है ये 1 दिसंबर को ये इसको समाप्त घोषित कर दिया गया एवं गांधी जी को लंदन से खाली हाथ वहां से लौटना पड़ा। और ये स्वदेश पहुंचने पर गांधी जी ने कहा, यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है जो ध्वज मुझे सौंपा गया है उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ ये समझौता नहीं किया। वहां से आने के बाद ये गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह जो है ये असफल रहा था। और ये दलित नेता जो भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, जिसे गांधी जी ने स्वीकार कर दिया। फिर ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि बन गए। इन्होंने जो है भीमराव अंबेडकर जो थे इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन ये 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक चला और कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था। आप देखेंगे हम क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो ये थे मौलाना मोहम्मद अली। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। ये 10 जून तथा 24 जून 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट को 2 भागों में इसको प्रकाशित हुई थी और ये राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया था। कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे। ब्रिटिश सरकार ने निराशा एवं असंतोष के वातावरण में नवंबर 1930 में क्या किया, इसने नवंबर 1930 में लंदन में ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया। ये मतलब मैचिंग में बहुत पूछे जाते हैं। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में लंदन में, और इसमें जो है कितने 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। और इस सम्मेलन में भाग लेने वाले जो थे वो थे तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खां, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, एम.आर. जयकर, मुंजे भीमराव अंबेडकर और सुंदर सिंह मजीठिया इसमें सभी सम्मिलित थे। नेक्स्ट है यहाँ पर, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पूछना है, बता कि कौन सा सही नहीं है। तो पहला है यह 1930 में आयोजित हुआ था, पहला स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। दूसरा है इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, इसमें दूसरा भी करेक्ट है। तीसरा है इसका आयोजन लंदन में किया गया। चौथा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। इसमें कांग्रेस प्रतिमंडल ने जो है लिखा कि प्रतिभाग किया था, किंतु इसमें कांग्रेस जो है सम्मिलित नहीं हुई थी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय इतिहासों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये भारतीय जो ईसाई थे, लंदन में संपन्न हुआ गोलमेज सम्मेलन था, तो इसमें भारतीय ईसाइयों का जो है प्रतिनिधित्व किया था किसने? केटी पाल ने। जो भारतीय ईसाई थे इनका प्रतिनिधित्व किया था किसने? केटी पाल ने। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। सेंट जेम्स महल लंदन में संपन्न प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था और इस सम्मेलन में ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने? केटी पाल ने किया था। और इस सम्मेलन का उद्घाटन जो है ब्रिटिश सम्राट ने किया था। इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, इन्होंने की थी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया था? ये बुलाया गया था कब? 1930 में। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था किसने? महात्मा गांधी ने, सरोजिनी नायडू ने और मदन मोहन मालवीय ने। मौलाना आजाद ने इसमें भाग नहीं लिया था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने भाग नहीं लिया था। बाकी महादेव देसाई ने, मदन मोहन मालवीय ने, प्यारेलाल नैयर ने, इन सभी ने भाग लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। नेक्स्ट, निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? ये नहीं लिया था तो किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। बाकी एम.के. गांधी ने, पंडित मदन मोहन मालवीय और सरोजिनी नायडू, इन्होंने सबने भाग लिया था। नेक्स्ट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था?
ये किया था किसने? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में जो है किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? तो ये महात्मा गांधी जो थे तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित थे। नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कथन ए है जवाहरलाल नेहरू ने दूसरी गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। बात हो रही है किसकी? जवाहरलाल नेहरू की दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व नहीं किया था। कथन आ रहे यहाँ पर गांधी इरविन समझौते 1900 कारण आर कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता जो कि 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेना अंतर्निहित था। तो दूसरा स्टेटमेंट कथन यहाँ पर ये जो इसका कारण है ये करेक्ट हो जाएगा और जो कथन ए है वो गलत है। देखते हैं राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ दिल्ली, जिसे कि दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और इसमें कांग्रेस की ओर से जो है गांधी जी ने निम्नलिखित बातों को स्वीकार किया था, जिसमें सम्मिलित थी सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाएगा। कांग्रेस जो है निकट भविष्य में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। जो भी मतलब ब्रिटिश सामान होगा, ब्रिटिश वस्तुएं, ब्रिटिश निर्मित, उसका बहिष्कार नहीं किया जाएगा। और गांधी जी पुलिस द्वारा की गई ज्यादतियों के बारे में जांच की मांग नहीं करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने शिरकत की थी? तो ये केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे थे तो ये कहाँ ठहरे थे? ये ठहरे थे कहाँ पर? किंग्सले हॉल में। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था और 5 मार्च 1931 को हुए गांधीवाद ये इरविन समझौते के बाद गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधित्व के रूप में इस सम्मेलन में भाग लिया था। और गांधी जीएसएस राजपुताना नामक जलपोत जो था इससे लंदन पहुंचे थे और वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। नेक्स्ट है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन जिस पानी के जहाज से पहुंचे थे उसका नाम था क्या? एस राजपुताना। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधित्व ने प्रथम बार भाग लिया था? ये लिया था किसमें? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन अभी मतलब देख चुके हैं कब से कब तक हुआ था और ये 1 दिसंबर को समाप्त इसको घोषित कर दिया गया था। गांधी जी को लंदन से खाली हाथ लौटना पड़ा था। तो स्वदेश पहुंचने पर गांधी जी ने कहा था, यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचे नहीं होने दिया, उसके सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया। नेक्स्ट है यहाँ पर महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? तो ये लौटे थे कहाँ से? लंदन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? ये असफल रहा था जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये 7 दिसंबर 1931 को प्रारंभ हुआ था। ये 7 सितंबर जो है 1931 को प्रारंभ हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा था। दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया था। अंततः इसमें क्या हुआ? ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर गतिरोध के कारण यह सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 को जो है समाप्त घोषित कर दिया गया। प्रारंभ कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को। नेक्स्ट है उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले थे कौन? डॉक्टर BR अम्बेडकर। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था किसने? लिया था BR अम्बेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था किसने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। भीमराव अम्बेडकर का नाम याद रखिए तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने से। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग किसने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर
1930 से 32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठकों का प्रथम प्रायः द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है। उनका उसी रूप में जो है उल्लेख ये गलत होगा, क्योंकि तो पहला है यहाँ पर इनमें से दो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था। ये तो करेक्ट है, गलत पूछ रहा है यहाँ पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़कर जिन भारतीय दलों ने भाग लिया उन्हें पूरे भारत का नहीं जो है वर्गीय हितों का प्रतिनिधित्व किया था। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये 3 अलग अलग सम्मेलन नहीं थी, अपितु यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुई थी। यही वाला इनकरेक्ट है, इसलिए यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उनका जो है उसी रूप में जो उल्लेख गलत होगा यही गलत होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था। ये किया था किसका, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का, जो कि ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था कब, ये हुआ था 12 नवंबर 1930 से लेकर के 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था, जिसमें भारतीय उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग तथा रजवाड़ों के ने जो है प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, और किंतु कांग्रेस इसमें नहीं सम्मिलित हुई थी। प्रथम में ये फैक्ट हमें याद रखना है। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में 7 सितंबर से 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक चला था। और इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधित्व के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया था। और लंदन में जो ये तीसरा गोलमेज सम्मेलन था तो ये 17 नवंबर 1932 से लेकर के 24 दिसंबर 1932 तक चला था। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का जो है बहिष्कार किया था। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तो ये हुआ था कौन सा, तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो ये जो है किसमें नहीं लिया था, इसमें जो है द्वितीय में, इसमें सम्मिलित नहीं हुई थी। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी थी। बिल्कुल करेक्ट है कि डॉक्टर अंबेडकर जो थे इन्होंने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी थी। दूसरा है पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध भी रखे गए थे। दूसरा भी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तीसरा स्टेटमेंट है तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो जो ये यहाँ पर तृतीय गोलमेज सम्मेलन है इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर एक क्वेश्चन शायद अभी कुछ इसी से और ही था कि ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो ये तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की थी। कांग्रेस ने प्रथम और ये तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो था इसमें भाग नहीं लिया था। कांग्रेस ने बाकी द्वितीय में लिया था कांग्रेस ने भाग, प्रथम और तृतीय में भाग नहीं लिया था। पूना पैक्ट में प्रावधानित था कि स्थानीय निकायों के चुनाव या लोक सेवाओं में जो है ये नियुक्ति के लिए दलित वर्ग के सदस्यों के लिए जो है कोई निर्बंधन निर्बंधन आरोपित नहीं, इसमें ये निर्बंधन जो होंगे कोई ये आरोपित नहीं किए जाएंगे तथा इनमें से दलित वर्गों के उचित प्रतिनिधित्व के लिए जो है लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताओं के अधीन रहते हुए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। तो ये सभी बातें मतलब इसमें की गई थी। और बाकी यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी तो इसने मतलब किस गोलमेज सम्मेलनों में भाग नहीं लिया था। तो इसने द्वितीय में लिया था। शायद हमने अभी यहाँ पर ये बोल दिया था कि द्वितीय में नहीं लिया था, तो द्वितीय में लिया था। प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में जो है तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि वीडियो की PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको इसकी PDF मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।